स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जिन्होंने 12th अपना एग्जाम दे दिया है और मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे रिक्वेस्ट आई कि NCERT एट योर फिंगर टिप्स के एक एक क्वेश्चन की वीडियो बना दीजिएगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और अगर आपके कोई दोस्त या भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनका भी बेनिफिट होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे 12th के चैप्टर नंबर 1 से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हम क्या करने वाले हैं ये समझ लीजिएगा। पहले हम हर चैप्टर का एक ओवरव्यू कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का ओवरव्यू कंप्लीट करने के बाद जितने भी MCQs दे रखे हैं 1 बाय 1 हमें कंप्लीट करने हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला हम हर चैप्टर का एक ओवरव्यू जो दे रखा है इसके अंदर NCERT एट योर फिंगर टिप्स, एक तो इसमें बहुत शॉर्ट में दे रखा है, बहुत डीप पॉइंट्स है लेकिन शॉर्ट में। दूसरा ये है कि शॉर्ट के साथ साथ इसके न्यूमेरिकल थोड़े हार्ड लेवल के होते हैं, तो हम जो भी दे रखा है शॉर्ट में उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके MCQs लगाएंगे। तो अब देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर शुरुआत से हम एक एक टॉपिक वन बाय वन देखेंगे और इसमें देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको कुछ मिल सके। जो स्टूडेंट एकेडमिक में है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए थोड़ा टफ होगा क्योंकि एकेडमिक को 12th में आने के बाद बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो शायद उन लोगों ने इतने अच्छे चैप्टर ना पढ़ रखा हो, क्योंकि इसके अंदर जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो अपने आप में एक अच्छे टॉपिक होते हैं। तो प्लीज़ वो लोग समझने की कोशिश करें, मैं ऐसा समझाऊंगा कि उनको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें आता है, पहला पॉइंट आता है इसके अंदर स्नैपशॉट के अंदर, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। आप यहां ये समझिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है एक्चुअली। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों आता है ये समझ लीजिएगा। देखिए, आपने सब कुछ पढ़ रखा है कि किसी भी एटम के अंदर सेंटर में जो होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ रिवॉल्व करते हैं। इसलिए एटम को कहा जाता है कि भाई ये एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है या फिर जितना इलेक्ट्रॉनों की वजह से चार्ज है उतना प्रोटोनों की वजह से चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉनों पर होता है निगेटिव। बाय द वे, इस रेशो को, इस बैलेंसी को अगर हम डिस्टर्ब कर दें, डिस्टर्ब का मतलब ये है कि हम कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दें, तो कुछ इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दिए जाएं तो भाई प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गए, मतलब निगेटिव चार्ज अगर कम हो जाए, तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही बना रहता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इस एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता। तो यहां से आपका चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो चार्ज यही है एक्चुअल में, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो चार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी आ सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी आ सकता है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि अट्रैक्टिव फोर्स कब आता है, रिपल्सिव फोर्स कब आता है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट है कि ये जो चार्ज है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इसको एक्वायर भी किया जा सकता है और साथ में ये नेचुरल भी हो सकता है। तो नेचुरल जो होता है वो आपका अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज हो गया, प्रोटॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और एक्वायर्ड कब किया जाता है? एक्वायर्ड जो किया जाता है बाय रबिंग, फ्रिक्शन के थ्रू आप एक्वायर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बॉडी है, उसको दूसरी बॉडी पर रब कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों बॉडी क्या हो जाती हैं? चार्ज हो जाती हैं। तो ये एक्वायर्ड है, आपने किया है, ये है ना, नेचुरल नहीं है ये। लेकिन नेचुरल की बात करोगे तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज जो होता है प्लस का 2e होता है, ये नेचुरल है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस का E होता है। E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल माना गया है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। माइनस लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो पाया जाता है वो निगेटिव में पाया जाता है। बाय द वे, प्रोटॉन का चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, बट अपोजिट नेचर का होता है, प्लस का होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो चार्ज की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है?
जो चार्ज होते हैं वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपका 11th का टॉपिक है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो ना तो निगेटिव होती हैं और ना ही इनकी वैल्यू जीरो होती है। स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, और निगेटिव तो कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं, वो भी एल्जेब्रिकली, और एक्सेस और डेफिशिएंसी जो है इलेक्ट्रॉनों की वो डिसाइड करेगी कि पॉजिटिव चार्ज आएगा या निगेटिव चार्ज आएगा। अगर किसी एटम पर इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट है, प्रोटोनों से ज्यादा है, तो उस ओवरऑल बॉडी के ऊपर चार्ज पाया जाएगा निगेटिव। अगर आपके पास एक न्यूट्रल एटम है और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस न्यूट्रल एटम से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो भाई ओवरऑल एटम पर जो चार्ज आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इसलिए चार्ज की दो नेचर होती हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। और लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्ज का मतलब जो है वो सेम चार्ज से है। लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं एक दूसरे को। हमेशा रिपेल का मतलब क्या है, वो एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो पॉजिटिव अगर चार्ज रखे हुए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज रखें तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, लेकिन चैप्टर की शुरुआत है यार, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। इसके बाद आता है चार्ज इज कंजर्व। देखिए चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब ये है चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही इसको आप खत्म कर सकते हो। अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो उस सिस्टम के अंदर आप कोई सा भी प्रोसेस लगा दीजिएगा, ओवरऑल चार्ज उतना ही होगा जितना पहले था। तो ये इसका मतलब है चार्ज इज कंजर्व का। इसके बाद में है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या है कि इस दुनिया के अंदर जितना भी चार्ज पाया गया है, ओवरऑल चार्ज जितना भी पाया गया है, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एक यूनिट चार्ज माना गया है इलेक्ट्रॉन को, उसके चार्ज का पूरा मल्टीपल होते हैं। उसी को कहा गया है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, ये n टाइम मल्टीपल है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। अगर आपके पास आप किसी बॉडी पर अगर आपको 1 कूलम चार्ज लेकर आना हो, मतलब 1 CV लेकर आना, तो आपको क्या करना होगा। अब ये 1 कूलम जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैं ओवरऑल 1 कूलम की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको 1 कूलम चार्ज चाहिए तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो ये डायरेक्ट n की वैल्यू निकाली जाती है। n की वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन लोगे तब जाकर आपका 1 कूलम चार्ज बनेगा। ठीक है, तो जो Q बन रहा है वो बन रहा है 1 कूलम। कब, जब आपने इतने सारे इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी है, इतनी है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना पाया जाता है, ये बेसिक चार्ज है, तो इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ध्यान रखिएगा, क्वांटाइजेशन का मतलब यही है कि इस यूनिवर्स में जितना भी चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूरा n टाइम मल्टीपल्स होता है। ठीक है, ये पूरा मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। कभी आप किसी बॉडी पर ये नहीं देखोगे कि 1/2 चार्ज पाया गया है इलेक्ट्रॉन का, ये ऐसा नहीं होगा। फ्रैक्शन में चार्ज नहीं पाया जाएगा, पूरा चार्ज पाया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ए बॉडी कैन बी चार्ज। भाई किसी भी बॉडी को आप चार्ज कर सकते हो, या तो फ्रिक्शन से, सबसे बेस्ट मेथड होता है कि फ्रिक्शन से आप रबिंग करनी शुरू कर दो, रगड़ दो, तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो भी चार्ज जनरेट हो जाता है। कंडक्शन से भी हो जाता है, इंडक्शन से भी, और ये बहुत सारे मेथड दे रखे हैं, इनसे आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। मैं आपको यहाँ एक इंडक्शन समझा देता हूँ। इंडक्शन क्या है, देखिए इंडक्शन को समझने के लिए आपको मैं एक रफ साइड ले लेता हूँ। सपोज दैट ये आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है। अगर आपके पास एक न्यूट्रल स्फीयर लेकर आ गए इसके पास, तो बाय इंडक्शन इस सिरे पर नेगेटिव आ जाएगा, और बाय इंडक्शन इस सिरे पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इंडक्शन है। शुरुआत में न्यूट्रल था, लेकिन जैसे इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ को लेकर गए हो, तो ये सिरा जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ को है एक अपोजिट चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो यही इंडक्शन है। इसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या आता है इसके अंदर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। देखिए यहां पर ये कूलॉम्स लॉ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो कूलॉम्स लॉ क्या है इसको समझ लीजिएगा। इसको भी मैं आपको नीचे एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर 2 पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, स्पेस में रखे हुए हैं,
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगने वाली है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप बहुत जगहों पर K की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको सॉल्व करने पर आता है 9 × 10⁹ ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये जो है फोर्स ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है 1/r², तो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो भी इनवर्स में, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है आपका कूलॉम फोर्स। अब देखिए कूलॉमिक फोर्स जो होता है ये दो चार्जेस के बीच में लगा हुआ है, और आपको पता है चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन, नेगेटिव के बीच में रिपल्शन, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। कूलॉम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स वर्ड और ले लिया गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मास बॉडियों के लिए लगता है, जिसकी वैल्यू होती है F = G m1m2/r²। देखिए यहाँ भी डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता। एक बात ध्यान रखनी है, जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये मास बॉडी के बीच में, और मास बॉडी के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जबकि चार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव भी लग सकता है और रिपल्सिव भी लग सकता है, विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर आगे पॉइंट लिखा हुआ, while Coulomb force can both be attractive and repulsive, allowing possibility of cancellation of electric forces। देखिए इसके अंदर ना पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक फोर्सेस को कैंसिल आउट करने की। आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ समझ लेते हैं या ऊपर ही समझ लेते हैं। देखिए आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, उसके चारों तरफ मान लेते हैं 3 चार्जेस लगे हुए हैं, ये आपके पास Q है और आपके पास ये 3 लगे हुए हैं Q1 Q2 Q3। अब मान लेते हैं कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज था Q, तो Q1 भी पॉजिटिव है, ये बाकी सभी चार्जेस मैंने पॉजिटिव ले रखे हैं, तो Q1 जो है इस Q पर रिपल्शन लगाएगा, Q2 भी रिपल्शन लगाएगा, Q3 भी रिपल्शन लगाएगा। तो ये तीनों फोर्सेस का, ये तीनों रिपल्सिव फोर्सेस का जो ओवरऑल निकल कर आने वाला वो कितना आएगा, तो वही तो है सुपरपोजिशन। तो जो एल्जेब्रिक सम आएगा, एल्जेब्रिक वेक्टर सम निकल कर आएगा तीनों फोर्सेस का, वही कहलाएगा इसका सुपरपोजिशन। मतलब इस चार्ज पर हम टोटल फोर्स देखेंगे तो वही आपका सुपरपोजिशन कहलाता। सुपरपोजिशन मतलब क्या है, अगर आपको ओवरऑल चार्ज देखना है तो F1 + F2 + F3 इन पर वेक्टर साइन लगा हुआ, ध्यान रखिएगा। तो वेक्टर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन निकालनी पड़ जाती है, उसके हिसाब से हम रिजल्टेंट निकालते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये खत्म हो चुका है। यहाँ पर डाउट है तो फिर भी पूछ लीजिएगा। इतना शॉर्ट में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। अगर आपको एकेडमिक ही कवर करना तो एकेडमिक के लिए अलग से स्पेशल वीडियो बनाई गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं, हर चीज की प्लेलिस्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आपके 3 तरह के होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इन तीनों तरह के इक्विलिब्रियम को समझने के लिए मैं आपको एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दूंगा, उसी से आप एकदम समझ जाएंगे। सपोज दैट आपके पास ये एक बाउल शेप है और इसके अंदर एक बॉल रखी हुई है। यहाँ पर आपने क्या किया, इस बॉल को ऊपर पुल किया और छोड़ दिया, तो ये इस तरह से ऑसिलेशन करेगी। इस तरह से ऑसिलेशन करते हुए लास्ट में अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगी जहां से हमने इसको ड्रैग किया था या फिर जहां से हमने इसको छोड़ा था, ले जाकर छोड़ा था। मतलब अपनी मीन पोजीशन में आकर रुक जाएगी फाइनली। मीन पोजीशन से हमने ऊपर ले आकर छोड़ा था ना, तो फाइनली ये मीन पोजीशन में आकर रुक जाएगी। तो इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए कहा गया क्योंकि हमने सिस्टम को डिस्टर्ब किया, लेकिन डिस्टर्ब करने के बाद सिस्टम उसी पोजीशन में आ गया जैसा पहला था, तो इसी को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपको इस बाउल को उल्टा कर देना है और यहाँ पर आप एक बॉल रख दीजिएगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से समझा रहा हूँ, उसी से आप लिंक कर लीजिएगा। अब देखिए इस बॉल को अगर मैंने इस तरफ को ड्रैग कर दिया, इस तरफ को पुश कर दिया, तो क्या बॉल अपनी इनिशियल स्टेट में आएगी? तो सवाल का जवाब है कभी नहीं आएगी। तो ये आपका कहलाता है
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहां पर एक आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर आपने थोड़ा सा बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसे सिस्टम को कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सिस्टम। ठीक है, ये था इसके अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर की तरफ को निकलती हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक दूसरा चार्ज लेकर आए। अब दूसरा चार्ज आप लेकर आए यहां, तो इस दूसरे चार्ज पर या तो अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्शन लगेगा। मान लेते हैं ये निगेटिव है तो अट्रैक्शन लगेगा, और पॉजिटिव होता तो रिपल्शन लगता। रिपल्शन कौन लगाता? म्यूचुअली रिपल्शन लगता। ठीक है, म्यूचुअली मतलब ये भी रिपल्शन फोर्स लगाता है इस पर, ये भी उतना ही मैग्नीट्यूड का इस पर फोर्स लगाता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये वो रीजन है जहां पर दूसरा चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, वो या तो अट्रैक्टिव फोर्स को फील करता है या फिर रिपल्सिव फोर्स को फील करता है। तो यही आपका जो पूरा का पूरा रीजन है, यही कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी पर्टिकुलर है ना डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अगर यहां बात करें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट। पॉजिटिव चार्ज से देखो बाहर की तरफ को होगी, अगर मैं यही नेगेटिव चार्ज को एज्यूम कर लेता तो सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। रेडियली है इनवर्ड डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ को और नेगेटिव चार्ज से हमेशा अंदर की तरफ को आएंगी। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आ चुका है। तो डायपोल क्या होता है? दो इक्वल चार्जेस होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन नेचर में अपोजिट होते हैं और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं। उस डिस्टेंस को जनरली हम 2L कहते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहा गया। और डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो P इज इक्वल टू कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का मल्टीपल को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हम यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे हैं। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। देखो, इंपॉर्टेंट आ चुकी है लाइन्स है, यहां पर ध्यान से आपको हर एक चीज सुननी है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी सी इस तरह से आ रही है तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर ज्यादा है और यहां पर वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की कम है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर चेक करोगे तो यहां पर भी एक दूसरे के पैरेलल है और यहां पर भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल है। और दिस वन इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बात कर रहे हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल आपको समझ में आ गया, पूरा सिस्टम है। एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स, इस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगता। नेट फोर्स का मतलब क्या? देखिए, अगर आपने इस डायपोल को यहां रख रखा तो नेगेटिव चार्ज भी है -Q और पॉजिटिव चार्ज भी है +Q। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता, वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। अब जितना नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा उतना पॉजिटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा, क्योंकि Q जो है वो आपका सेम है, चार्ज जो है दोनों का सेम है, बट नेचर तो अलग अलग है। तो जितना फोर्स इधर को लगेगा उतना ही फोर्स इधर को लगेगा। मान लेते हैं ये प्लस का चार्ज है तो इस पर लगेगा इधर को फोर्स, नेगेटिव चार्ज पर लगेगा इधर को फोर्स। अगर मैं नेट फोर्स निकालने की कोशिश करूं तो नेट फोर्स कितना निकल कर आ जाएगा? तो ऑब्वियसली 0 निकल कर आ जाएगा। तो एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स बट एक्सपीरियंस आ नॉन जीरो टॉर्क। नॉन जीरो टॉर्क का मतलब ये है कि अगर आप इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको थोड़ा रब कर, इसको मिटा देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर बात करते हैं यहां पर नॉन जीरो टॉर्क की, तो देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लीजिएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन आ गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसमें आपने कुछ इस तरह से रख दिया तो ये -Q है और ये +Q है। अब देखना, यहां पर फोर्स लगेगा इस तरफ को और यहां पर फोर्स लगेगा इस तरफ को। तो जब एक दूसरे के पैरेलल दो फोर्सेस लगे हुए होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करा देती हैं। टॉर्क का मतलब ये है
ये इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा, ये इस तरफ, तो यहाँ पर रोटेशन चालू हो जाएगा इस डायपोल का। तो यहाँ पर टॉर्क आ गया ना, तो नॉन जीरो टॉर्क आ गया, लेकिन नेट फोर्स कितना निकल कर आएगा, वो जीरो निकल कर आ गया, वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये तब होता जब आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब देखिए केस थोड़ा और दूसरा आ जाएगा, एज द नेट फोर्स ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयरफॉर नो लीनियर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि भाई जब इस तरह का फोर्स लग रहा है, इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, एक फोर्स इधर लगा, दूसरी फोर्स इधर लगी, इधर लगी माइनस के ऊपर, इधर लगी प्लस के ऊपर, जब नेट फोर्स जीरो है तो क्या ये पूरा का पूरा डायपोल आगे को मूव करेगा? सवाल का जवाब है आगे को मूव नहीं करेगा। क्यों मूव नहीं करेगा? क्योंकि ओवरऑल जो फोर्स निकल कर आ रही है वो जीरो आ रही है। इसलिए यहां कहा जा रहा है नो लीनियर एक्सेलरेशन। जब आगे को फोर्स ही नहीं लग रही, नेट फोर्स जीरो हो गई, जब फोर्स जीरो हो गई, मैं आपको यहां दिखा देता हूं, F इक्वल टू एम ए से जब फोर्स जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन क्या निकल कर आएगा? ओवरऑल वो भी जीरो निकल कर आएगा। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? वो जीरो होगा। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट चल रहे हैं, डीप कॉन्सेप्ट है। अगला पॉइंट है टॉर्क ऑन ए डायपोल बिकम जीरो व्हेन इट अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड। ये कह रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ये। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात की जाए तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, ये आपका प्लस क्यू आ गया, ये माइनस क्यू आ गया। अगर ऐसा हो गया जैसे मैंने बना रखा है तो इस कंडीशन में अब टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा जीरो। टॉर्क की वैल्यू एक्चुअली होती क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू द पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट पी, उन दोनों के बीच बना एंगल होता है। अब डायपोल मोमेंट होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ को, मतलब पी की डायरेक्शन भी इधर को है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर को है। जब पी की डायरेक्शन इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बना? थीटा बना जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। ये बात भी आप ध्यान रखें, ठीक है। अगर यहां बात कर रहे हैं हम, कहां गया ये पॉइंट? ये था यहां पर, टॉर्क ऑन ए डायपोल बिकम्स जीरो व्हेन इट अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल, अगर फील्ड के पैरेलल आ चुका है डायपोल तो कोई भी उस पर डायपोल पर कोई भी तरह, किसी भी तरह का टॉर्क नहीं लगेगा। अगर बात करें टॉर्क ऑन ए डायपोल इज मैक्सिमम, उस डायपोल पर टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर खड़ा हुआ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये लग रही है, अगर ऐसा खड़ा कर दोगे डायपोल को तभी तो मैक्सिमम घूमने की कोशिश करेगा ये। या फिर दूसरे शब्दों में यहां समझिएगा, भाई थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है? तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो 90 कब बनेगी? जब आपका डायपोल जो है, आपका डायपोल पी की वैल्यू ये होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये, तब आपके पास यहां पर मैक्सिमम निकल कर आएगा। तो पी और ई के बीच में यहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, तब जाकर आपका टॉर्क मैक्सिमम निकल कर आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा आएंगी, कहीं ज्यादा होंगी तो कहीं कम होंगी, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में, अब देखिएगा इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ ज्यादा होगा, एक तरफ कम होगा, तो एक तरफ फोर्स ज्यादा लगेगी, एक तरफ कम लगेगी। जब एक तरफ फोर्स ज्यादा है, एक तरफ फोर्स कम है, तो रिजल्टेंट जो आएगा फोर्स का वो कुछ ना कुछ जरूर आएगा, जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू क्या करेगी भाई? वो वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू जो आएगी, कुछ ना कुछ आ गई तो वो डायपोल को मूव कराने की कोशिश करेगी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। या तो वो इस तरफ मूव कराएगी डायपोल को, या इस तरफ मूव कराएगी। तो ओवरऑल वैल्यू जीरो ना आने की वजह से इसका मतलब क्या? नॉन जीरो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल के अंदर एक्सेलरेशन आता है, मूवमेंट आता है, नेट फोर्स आती है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर बात करें, देखो लाइन पढ़ते हैं, लाइन के हिसाब से आपको बताता हूं। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायपोल एक्सपीरियंस अ नॉन जीरो फोर्स एंड नॉन जीरो टॉर्क, है ना। नॉन जीरो टॉर्क भी होता है और नॉन जीरो फोर्स भी होता है, जीरो नहीं होगा। नॉन जीरो फोर्स एंड नॉन जीरो टॉर्क इन ए स्पेशल केस व्हेन द डायपोल मोमेंट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड, द डायपोल एक्सपीरियंस जीरो टॉर्क। स्पेशल केस है, देखिए टॉर्क भी जीरो नहीं होता और ना ही आपका नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन एक स्पेशल केस है। वो केस क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने दिखा दिया आपको ये, लेकिन डायपोल आपने दिखा दिया ये है, ये पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। पैरेलल कब होगा? मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रही है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने रख दिया यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर रख दिया माइनस क्यू, तो ये आपका पैरेलल कहलाएगा। बाय द वे अगर ये प्लस क्यू हो जाए और ये माइनस क्यू हो जाए तो ये कहलाएगा आपका एंटी पैरेलल। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल को भी आप बिल्कुल क्लियर रखें। तो आपके पास एक स्पेशल केस है, पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर डायपोल रखा हुआ होगा तब इस केस में टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन नेट फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर मूवमेंट आएगा। अब देखिए इस केस में जो आएगा, इस केस में मूवमेंट की अगर बात करोगे तो निगेटिव इस तरफ है, तो निगेटिव पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करता, जबकि पॉजिटिव इधर को मूव करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल इसके अंदर एक्सीलरेशन आ जाएगा, ये मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में टॉर्क तो जीरो हो गया, लेकिन नेट फोर्स जीरो थोड़ी नहीं हुआ, इसलिए इसके अंदर मूवमेंट आएगा, थोड़ा ही आए लेकिन मूवमेंट जरूर आएगा। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद क्या दे रखा आपको, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एक्सियल इक्वेटोरियल पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो अभी आप पढ़ लोगे, लेकिन वो थोड़ा बेसिक ही पढ़ोगे आप, इसके अंदर तो आपका एडवांस है। फिलहाल तो मैं आपको थोड़ा सा ही बता कर निकल जाऊंगा कि यहाँ ऐसा होता है, निकलता कैसा ये आपको नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पहले इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। ये आपके पास माइनस क्यू है, ये आपके पास प्लस क्यू है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की, वो होती है माइनस टू प्लस। तो माइनस से प्लस की तरफ को हो जाएगी पी की डायरेक्शन, तो डायपोल मोमेंट है। तो देखिए द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या, मान लेते हैं यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हो इस डायपोल की वजह से, यहाँ पर ई देखना चाह रहे हो, है ना। एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज सेम एज दैट ऑफ इट्स डायपोल मोमेंट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर यहाँ देखना चाहोगे तो वही होगी जो डायपोल मोमेंट की होगी, मतलब जो पी की डायरेक्शन है वही क्या होगी, ई की डायरेक्शन निकल कर आएगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखना चाहोगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट बना कर दिखा देता हूँ। ये आपका माइनस क्यू है, नीचे दिखा देता हूँ, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे और आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, तो प्लस की वजह से आपका यहाँ इस तरह से निकल कर आएगी फोर्स, और एक फोर्स निकल कर आएगी इस तरह से। तो नेट फोर्स निकल कर आती है कुछ इस तरह से, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल कर आता है वो आता है इस तरफ। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर को है, माइनस से प्लस क्यू की तरफ को, मतलब पी। तो देखिए इसकी डायरेक्शन इधर को है पी की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को आई है, तो ये क्या हो गई, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गई। तो वही लिखा हुआ है इक्वेटोरियल पॉइंट पर ये अपोजिट होती है डायपोल मोमेंट की। आपको क्लियर रखना, एकेडमिक वाले इसको बहुत ध्यान रखें क्योंकि ये एमसीक्यू के अंदर देंगे आपको। इसके बाद आता है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ शॉर्ट डायपोल। अगर आपके पास कोई शॉर्ट मतलब छोटा सा डायपोल है, उसकी वजह से देखना चाह रहे हो, तो जो स्ट्रेंथ निकल कर आएगी इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल डायरेक्शन में जो वैल्यू निकल कर आएगी वो जस्ट डबल होगी इक्वेटोरियल के। आपको यहां से याद रखना, तो ई एक्सियल जो होता है वो जस्ट 2 टाइम्स होता है ई इक्वेटोरियल। अब देखो ये आप फॉर्मूले के थ्रू भी आप समझ सकते हो, जो एक्सियल डायरेक्शन में फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है के 2p अपॉन आर क्यूब। लेकिन अगर इक्वेटोरियल की बात करोगे तो ए इक्वेटोरियल आता के पी अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर 2 गायब हो गया, तो एक्सियल में देखो जस्ट डबल होती है ना, लेकिन ये शॉर्ट डायपोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे तो है ना, क्यूब का है ना, डिस्टेंस के क्यूब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका ग्राफ प्लॉट करोगे डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल की वजह से, एक्सियल डायरेक्शन हो चाहे इक्वेटोरियल डायरेक्शन हो, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से निकल कर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज की वजह से है। तो यहाँ पर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ भी कुछ इस तरह से निकल कर आएगा, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद देख लेते हैं द लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजनरी कर्व्स। देखिए लाइन ऑफ फोर्स की बात करें, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को निकलती है, तो ये आपकी एक इमेजनरी कर्व्स होते हैं, बट द फील्ड विच दे रिप्रेजेंट इज रियल। तो ये जो लाइन है ये एक्चुअली इमेजनरी होती है, लेकिन इनके थ्रू जो फील्ड बनेगा
वो रियल होगा, वो आपको रियल एक्सपीरियंस कराएगा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का, ध्यान रहे। और ये टर्म जो है लाइन ऑफ फोर्स, ये थोड़ी मिसलीडिंग है, इसकी जगह अच्छा होगा कि आप फील्ड लाइन्स बोलें, ठीक है। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। ए फील्ड लाइन इज ए स्पेस कर्व जो कि 3D के अंदर चलता है। ये एक स्पेस कर्व है जो 3D के अंदर चलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लूप नहीं बनाता। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से निकले दूसरे पॉइंट पर जाकर टर्मिनेट होकर आ जाए, ऐसा नहीं है, ये लूप नहीं बनाता। जिस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप बनाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है, उस तरह से इसके अंदर नहीं होता। इसके कुछ फीचर्स हैं फील्ड लाइन के, क्या है? पहली तो ये है कि ये फील्ड लाइन जो होती है वो कंटिन्यूअस कर्व होती है विदाउट एनी ब्रेक नहीं लगेगा। और पॉजिटिव चार्ज है ये बाहर की तरफ को होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। इस परपेंडिकुलर वाले पॉइंट पर भी आईआईटी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रहे। और दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगी। क्रॉस क्यों नहीं करेंगी? सपोज दैट एक फील्ड लाइन ये गई, एक फील्ड लाइन ये गई सेम चार्ज की, अगर यहां पर क्रॉस कर जाती हैं, बाय द वे मान लेते हैं क्रॉस कर गई, तो देखिए एक ही चार्ज की वजह से दो डायरेक्शन आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या एक ही चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन शो कर सकता? कभी नहीं जी, बिल्कुल कभी नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पर जाकर एंड हो जाती है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज ये रखा, निगेटिव ये है, तो पॉजिटिव से निकलेंगी, निगेटिव की तरफ को जाएंगी। तो ये डायरेक्शन भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन का ये बहुत बड़ा रोल है और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसी बुक के अंदर। इसके बाद आता है दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो देखो ये क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे और वीडियो यहीं खत्म हो जाएगी। कुलॉम्स लॉ को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में दिखाऊंगा तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स जो होता है के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी है, Q1 Q2 अपॉन R3। तो ये डिस्टेंस का ना मैग्नीट्यूड है, तो R3 है ये। और R3 तब आता है जब यहाँ पर R वेक्टर लगा हुआ होगा। अगर R वेक्टर नहीं होगा, R कैप लगा हुआ होगा, R कैप लगा हुआ होगा, तब यहाँ स्क्वायर चलेगा, ठीक है। मैं आपको तो मिटा कर दिखा देता हूँ, अब शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर स्क्वायर तब चलेगा जब यहाँ पर यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता? वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर कहलाता। यहाँ पर क्या है? R इज अ पोजिशन वेक्टर, जिसको आप यूनिट वेक्टर कह रहे हो, ऑफ अ टेस्ट चार्ज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स चार्ज की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको ऊपर समझा चुका हूं। कोई दूसरा चार्ज किसी पर्टिकुलर चार्ज के चारों तरफ लाया जाता है, तो इस चार्ज के लाने पर वो चार्ज जो टेस्ट चार्ज है वो एक्सपीरियंस करता है रिपल्सिव फोर्स या फिर अट्रैक्टिव फोर्स को। तो उस फोर्स को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू हम यूनिट ले लेते हैं तब, ठीक है। तो इज इक्वल टू F/Q0। ध्यान रहे, अब दूसरे चार्ज को लेकर आए तो उस पर जो फोर्स लग रहा, दूसरे चार्ज को पर जो फोर्स लग रहा और जो लाए हैं चार्ज, उस चार्ज के रेशियो को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसको Q0 से रिप्रेजेंट करूं तो ये Q0 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू F/Q0। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके कर्व भी इंपॉर्टेंट है भाई। जिनको इंपॉर्टेंट कहा जाए प्लीज उसको देखा जाए। पहला है पॉइंट चार्ज। अगर आपके पास पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऊपर अभी दिखाया था फॉर्मूला KQ/R²। KQ/R²। वेक्टर फॉर्म दिखा रहे हो तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको एक यूनिट वेक्टर लेकर चलना ही होगा। अब देखिए यहाँ पर E जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्क्वायर का ग्राफ ये निकल कर आता है, आपको अभी पीछे समझा चुका हूं। पॉइंट चार्ज की वजह से आउटवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यहां से देख लेते हैं। Q इज अ सोर्स चार्ज, R कैप इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू द टेस्ट पॉइंट। जहां पर आप चेक करना चाह रहे हो वहां पर आप लेकर चले जाओ। देखो यहां पर अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो ये डिस्टेंस जो है ये आपने R वेक्टर के रूप में ले रखी है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव से जो होता है वो आउटवर्ड होता है, जबकि निगेटिव से क्या होता है वो इनवर्ड होता है। ये ऊपर आपको समझा चुका हूं। तो आई थिंक पहला वाला तो आपका पूरा का पूरा क्लियर है, इसको आपने देख लिया। इसके बाद थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपके पास इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज है। आपने बहुत लंबी मतलब वन डायमेंशन में आपने चार्ज दे रखा और उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है
लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान रखें E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आपके पास में इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है सिर्फ, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन वाला ग्राफ बना दिया। यहाँ पर स्क्वायर वाला ग्राफ तो थोड़ा कम बैंड हुआ था, यहाँ पर ज़्यादा बैंड हुआ। ध्यान रहे यहाँ पर लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज विच इज स्प्रेड ओवर अ डिस्टेंस या ओवर अ लेंथ। किसी भी बॉडी की लेंथ पर जो चार्ज आता है उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आर वेक्टर जो है वो रेडियल वेक्टर है, इसको आप समझ लें। ग्राफ मैंने आपको समझा दिया, पॉइंट यही इंपॉर्टेंट था और आपको मैंने ये फॉर्मूला समझा दिया। इसके बाद अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अगला फॉर्मूला आपके पास क्या है, इन्फिनिटी नॉन कंडक्टिंग। देखो यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग थिन शीट की बात कर रहे हैं। जब नॉन कंडक्टिंग थिन शीट की बात करेंगे और आपने इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा, तो पहली बार जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा वो आपने एक सरफेस पर कर रखा, इसलिए वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल कर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और यहाँ पर एन कैप क्या है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर आपने एक यूनिट वेक्टर एज्यूम किया है, ठीक है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपका ये। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास इन्फिनिटी नॉन कंडक्टिंग थिन शीट है, उसकी थ्रू आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर किसी तरह से डिपेंड नहीं कर रहा। जब डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये फिक्स वैल्यू है। अगर मैं डिस्टेंस के हिसाब से देखूंगा तो इंडिपेंडेंट मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड कर ही नहीं, तो एक फिक्स वैल्यू जब दिखानी हो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन पर आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, वो फिक्स वैल्यू बताएगी, ठीक है। तो ये फिक्स वैल्यू है और फिक्स वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे। अब अगला पॉइंट आता है आपके पास इन्फिनिटी लार्ज चार्ज कंडक्टिंग शीट। देखो पहली बात तो इन्फिनिटी लेंथ की है, ऊपर से चार्ज कंडक्टिंग शीट है, उसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल कर आता है। नॉन कंडक्टिंग शीट का आपका थिन है और नॉन कंडक्टिंग शीट है तो वहां सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल कर आता। तो यहाँ पर सिग्मा क्या, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, है ना। चार्ज जो है वो कितनी लेंथ, अब यहाँ पर एरिया पाया, लेंथ पर आता तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता, लेकिन यहाँ पर एरिया पाया। जब एरिया पाया तो ये कौन सा होगा, एरियल चार्ज डेंसिटी, जिसको आप बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए ये भी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, तो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट वाली लाइन क्या होती है, वो पैरेलल होती है, ठीक है। डिस्टेंस के पैरेलल और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये ध्यान रखना आपको, डिस्टेंस के पैरेलल और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती हैं ऐसी वैल्यूज। इसको सही कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास आता है यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। अब रिंग की बात कर लेते हैं। तो रिंग को आपने यूनिफॉर्म चार्ज कर रखा, तो रिंग का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू एक्स। एक्स क्या है, अगर आपको यहाँ चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल, तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये कहलाती है आपकी एक्स। तो ध्यान रहे सेंटर से डिस्टेंस है, इसकी रेडियस को आपने मान रखा कैपिटल आर। तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका। अगर आप सेंटर पर निकालना चाहोगे, इस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, सेंटर पर 0 हो जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करेंगे 0, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल कर आ जाएगा, 0। इसलिए रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकल कर आता। जहाँ पर Q जो आता है वो टोटल चार्ज है रिंग के ऊपर, ठीक है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे और वैल्यू देखना चाहोगे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ निकल कर आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए x जो निकल कर आएगा वो आएगा +-r/√2। इसका मतलब ये है अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम चाहिए इस रिंग की वजह से, तो मैं दिखा देता हूँ। ये डिस्टेंस जो है आपकी x, ये है आपका माइनस का r/√2 और ये डिस्टेंस कहलाएगी आपकी x की प्लस का r/√2। अगर आपको क्या चाहिए, आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो ये E मैक्सिमम वाली लाइन है, E मैक्स वाली लाइन है ये पॉइंट जो है, और ऐसे ही ये पॉइंट जो है ये भी आपका E मैक्स है। ध्यान रहे, तो E मैक्स के लिए जो डिस्टेंस है वो आपकी x की वैल्यू है r/√2। ये डिफरेंशिएशन करने के बाद आती है, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को x के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी x इज इक्वल टू +-r/2। ध्यान रहे, मैंने आपको हिंट दे दिया कहाँ से निकल कर आएगी। अब इसके बाद जो आता है आपके पास कुछ ये और फॉर्मूला आते हैं।
यूनिफॉर्मली चार्ज होलो है। देखो ध्यान है, होलो कंडक्टिंग और या फिर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं। कंडक्टिंग भी हो सकता है ये नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता। तो उसके थ्रू देखिए, जब भी हम स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एक तो होता है बाहर निकालना, एक होता है सरफेस पे और एक होता है अंदर की तरफ। तो अभी हम पहली बात कर रहे हैं एक होलो स्फीयर की। आपके पास होलो स्फीयर है। होलो ये कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। आपने इस पर चार्ज दे रखा तो चार्ज क्या होगा, सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उस कंडीशन में अगर आप बाहर देखना चाहोगे, बाहर का मतलब क्या, आर की वैल्यू जो है वो रेडियस से ज्यादा है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वही होगा जो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, KQ/r²। लेकिन अगर आप अंदर देखना चाहोगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहोगे, मतलब आपकी जो आर है वो रेडियस से कम है। इसका मतलब आर की वैल्यू जो आ गई वो अंदर आ गई। आर क्या है, अंदर कहीं पर भी हो सकता, सेंटर से ये डिस्टेंस आर हो सकती है ना कहीं पर भी। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल कर आएगी वो 0 निकल कर आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक होलो कंडक्टर है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर हो या होलो कंडक्टर कोई सा भी हो, उसके अंदर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कह देना। क्यों कह देना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ लगा, E = dV/dr। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि वोल्टेज जो होती है वो कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है होलो के अंदर। तो कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हमेशा 0 निकल कर आएगा। कांस्टेंट वैल्यू का किसी के भी रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसकी वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, आपकी 0 निकल कर आ जाएगी। तो सेंटर पर तो 0 है। तो मतलब अगर मेरे पास ये कोई स्फीयर है, मैं बनाकर दिखा देता हूं इसको, यहां बनाकर दिखा देता हूं, ऐसे है ये स्फीयर के सेंटर पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। आप रेडियस तक आ गए तब भी 0 हुआ। लेकिन जैसे आप बाहर जाओगे तो बाहर जो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये वाला ग्राफ आ गया। लेकिन अगर अंदर की बात करोगे, सरफेस अंदर की बात करोगे, तो ये वाली लाइन निकल कर आई है 0 से r तक, मतलब 0 वैल्यू है, किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू निकालनी है तो ये होता है Q/A। अगर यहाँ से Q निकालेंगे तो सिग्मा × A हो जाएगा। और स्फीयर का एरिया आपको पता ही है 4πr² होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो पहली बात तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और आपने इसको यूनिफॉर्म चार्ज दे रखा। अब यहां पर भी हम बात कर लेते हैं बाहर की तरफ, है ना। जो आर की वैल्यू है या तो सरफेस पर है या फिर बाहर है, तो उन दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल कर आता है वही आता है जो पॉइंट चार्ज की वजह से निकल कर आता है। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो आपने इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पर चार्ज दे रखा है वो एक तरह का पॉइंट चार्ज है, तो वो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने KQ/r²। लेकिन जैसे आप अंदर की बात करते हो तो अंदर जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो E = KQ/r³ निकल कर आता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दें। तो E = KQ/r³। आपने ऊपर देखा था तो वो होलो स्फीयर था भाई, वो होलो था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकल कर आया था। ये होलो नहीं है, ये सॉलिड है, तो KQ/r³। ये सॉलिड है इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज की गई है। भाई अंदर अलग वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कुछ अलग होगी, तो उसका इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। तो Q इज टोटल, जो चार्ज है आपके पास वो क्या है, सिग्मा, और यह पर रो 4/3πr³। ये पूरा वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो की वैल्यू होती है Q/V, है ना। यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज है वही आपका क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू होती है KQ/r³। अब देखिएगा अंदर की अगर बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से देखोगे E = R, इस वाले फॉर्मूले से, अंदर वाले फॉर्मूले से। यहाँ पर भी दिखा रखा इनसाइड जो है स्फीयर E = R। तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़। लेकिन जैसे आप सरफेस तक आ गए, यहाँ तक आ गए, सरफेस तक, रेडियस तक आ गए, ठीक है, तो रेडियस तक पहुंच गए आप, तो रेडियस तक मतलब सरफेस पर आ गए आप, तो सरफेस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी वैल्यू होगी KQ/r² पॉइंट चार्जेस की वजह से। लेकिन जैसे इसके बाहर जाने की कोशिश करोगे तो इसको ना आप स्फीयर के थ्रू बनाकर देखा करो हर बार। जैसे आप बाहर जाओगे तो बाहर घटेगी, है ना। रेडियस के साथ साथ देखोगे तो आप सरफेस पर मैक्सिमम होगी। डिस्टेंस बढ़ रही है अंदर से, सेंटर से डिस्टेंस बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। स्फीयर सही करके बना देते हैं, अब ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है।
तो सेंटर से सरफेस की तरफ को जाओगे तो लगातार वैल्यू बढ़ेगी। तो ये जो लाइन है वो है E प्रोपोर्शनल टू R वाली। लेकिन जैसे सरफेस तक पहुंच गए तो सरफेस पर जो है वो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कंसिडर की जाएगी, KQ/R²। आपने कंसिडर कर दी। इसके बाद जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² से निकल कर आती है, वो आपने देख लिया। ठीक है, दोनों आपके कवर हो चुके हैं यहाँ से। इसके बाद देख लेते हैं आगे क्या पॉइंट है। आगे पॉइंट है आपका डायपोल का। मैं आपको डायपोल को ऊपर भी समझा चुका हूँ। डायपोल मोमेंट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। P की वैल्यू होती है Q/2A। मैंने वहाँ पर आपको Q/12 से समझा रखा था, क्योंकि 12 जो थी या फिर 2A जो है वो दोनों चार्जेस के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई थी एक्सियल में, तो जो मैंने आपको बता रखी थी 2P/R³ और KP/R³। इसको K कहा था मैंने, K/2P/R³ ये एक्सियल वाला था। और इक्वेटोरियल का जो था फॉर्मूला वो सिर्फ इतना था, K/P/R³। ध्यान रहे ये दोनों ही आपको फॉर्मूले हैं, इनको आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पर आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जा रही हैं। अगर ये किसी एक इमेजिनरी सरफेस से निकल कर जाए तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा फाई, जिसकी वैल्यू होती है E/A। तो E/A तब होता है जब ये सरफेस के परपेंडिकुलर निकल के जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा हो जाए कि भाई आपका सरफेस कुछ इस तरह का है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से निकल के जा रहा है, तो यहाँ का सरफेस का अगर मैं एरियल वेक्टर लूंगा तो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा, जो कि थीटा एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। लेकिन आपको एरिया जो लेना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेना पड़ता है, तो आपको इस एरिया का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये जो आता है ना, थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो आता है आपका कोस कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा A cos थीटा। तो आपके पास फाई क्या हो जाएगा, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया क्या आपका A cos थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपके पास E। सही करके लिखोगे तो फाई =EA cos थीटा। इसको आप कंबाइंड रूप से ये भी कह सकते हो E/A। फाई क्या होता है E/A। इसके बाद आपका आता है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम आपकी क्या होती है, तो गॉस थ्योरम क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है E.ds का। फाई जो है वो सरफेस इंटीग्रल है E.ds का किसी भी क्लोज लूप के लिए, जिसकी वैल्यू होती है Q/ε0। ये प्रूफ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग चार्ज Q। एनक्लोजिंग का मतलब ये है जिसके अंदर चार्ज Q है ना, उससे जो फ्लक्स निकलने वाली है। अब चार्ज है भाई, इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, तो फ्लक्स निकल रही है बाहर को, इट मीन्स तो जो फ्लक्स बाहर को निकलेगी वो Q/ε0 होगी। और ε0 की वैल्यू आपको पता ही है 8.85 × 10⁻⁻12 होती है, ध्यान रहे। अब एक अगला पॉइंट आता है फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, फ्लक्स विच इज पास थ्रू यूनिट एरिया। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान रखना आपको। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है वो आपके पास ये है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट है। अगर आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट है तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल कर आने वाला, प्लेट के बाहर और प्लेट के अंदर, वो देख लेते हैं भाई। तो ये देखो, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है σ1, इसकी है σ2। मान लेते हैं ये सरफेस के बाहर या दोनों प्लेटों के बाहर देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आपको पता पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को होती है, तो इसको मान लेंगे E2, क्योंकि ये दूसरे नंबर की प्लेट है। और यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव प्लेट है, तो इस वन प्लेट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो भी तो इस तरफ को होगा, बाहर की तरफ को। पॉजिटिव प्लेट है ना ये, तो बाहर की तरफ को होगा, तो इसका E1 भी इधर को होगा। और आपको पता है प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आता है वो आता है E = σ/2ε0। आपको पता है, ये देखिए ऊपर देख लीजिएगा, तो σ/2ε0। सिग्मा की जगह आपने σ1 + σ2 कह रखा है। इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्यों आया ये। तो आपका जो E1 है वो अब E1 हो जाएगा σ1/2ε0 हो जाएगा, और E2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा σ2/2ε0। बाय द वे दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आ चुकी है। दोनों की डायरेक्शन, दोनों मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों की वजह से है, वो दोनों ही
एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाएगा वो E1 प्लस E2 निकल कर आ जाएगा। E1 प्लस E2 को मतलब दोनों को जोड़ दो, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो भाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बचेगा। तो यहाँ से निकल कर आया था ये वाला पॉइंट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ दो पॉजिटिव प्लेट के बीच में, दो पॉजिटिव प्लेट के बाहर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आता है वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 निकल कर आता है, दैट्स इट। अब यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो पॉजिटिव प्लेट है, तो इसकी वजह से इधर को आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस वाली प्लेट की वजह से इधर को आएगा। तो E1 की डायरेक्शन आपको पता लग गई, E2 की डायरेक्शन आपको पता लग गई। तो यहाँ पर आपका E जो निकल कर आएगा नेट, वो क्या निकल कर आएगा भाई E1 माइनस E2, क्योंकि आपने सिग्मा 1 को ज़्यादा कह रखा सिग्मा 2 से। E1 माइनस E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो निकल कर आएगा। अब E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप सिग्मा तो कॉमन नहीं ले सकते, सिग्मा को काट दीजिएगा, इसको रफ कर दीजिएगा। यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट आपने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। देखो ये निकल कर आ चुका है। तो ये दोनों ही जो है ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कीजिएगा। तो ये बाहर जो निकल कर आया आपको पता लग गया, दोनों पॉजिटिव प्लेट थी, इस वजह से बाहर यही निकल कर आएगा, और अंदर जो आया वो डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। बाय द वे इस केस में अगर सिग्मा 1 जो है सिग्मा 2 के बराबर हो जाए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य निकल कर आ जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पर भी कह रखा, लेकिन यहाँ पर जो है अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट की बात करेंगे। अगर एक प्लेट पॉजिटिव है तो दूसरी प्लेट निगेटिव है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर के अंदर होता है। तो कैपेसिटर की अंदर अगर बात करेंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल कर आती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल कर आती है। लेकिन अगर बाहर की बात करेंगे कैपेसिटर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य निकल कर आती है। जिस तरह से मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है इसको भी वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बाहर जो होता है कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर जो होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर बात करें तो दो अपोजिटली चार्ज प्लेट होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होती है तो एक नेगेटिव प्लेट होती है, ठीक है, और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखी हुई होती है। तो इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो निकल कर आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर बाहर चेक करोगे तो बाहर होती है 0, ठीक है। जैसे मैंने नीचे एक्सप्लेन किया इसको भी वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो आप। देख लीजिएगा, आपके पास ये क्या पॉजिटिव प्लेट और ये क्या है नेगेटिव प्लेट। अगर मैं यहाँ बात करूँ बीच में, तो पॉजिटिव की वजह से इधर को आएगा, मान लेते हैं इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो ये आपका आ जाएगा E1 मान लेते हैं। और ये निगेटिव की वजह से क्या आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, निगेटिव की वजह से देखते हैं, ये देख लीजिएगा प्लेट आ गई है। तो ये पॉजिटिव वाला गया, इसको 1 कहा आपने, इसको 2 कहा, तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड गया इधर को। लेकिन निगेटिव प्लेट जो है वो भी तो इधर को ही अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर की तरफ को होंगी। तो ये E2 निकल कर आ गया, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब हाफ में हाफ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहाँ से निकल कर आया था। तो यहाँ बाहर निकालोगे तो बाहर 0 आ जाएगा, इस तरफ भी 0 आएगा और इस तरफ भी 0 आएगा। तो ये था आपके इसमें कॉन्सेप्ट, इतने सारे कॉन्सेप्ट है। इसके बाद यहाँ पर MCQs स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगली वीडियो में हम MCQ देखेंगे। इस वीडियो में थ्योरी कवर की गई है। एक्चुअल में ये एकेडमिक के अंदर थ्योरी लगभग 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट कराई जाती है। यहाँ पर मैंने आपको अराउंड 1 आवर्स के अंदर कंप्लीट करा दिया है। तो इसमें थोड़ा शॉर्ट में ही बताया गया है, चूँकि बताने का एक मोटिव है भाई, आपके पास ये एडवांस बुक है तो इसमें इतना डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि डिटेल में लेकर जाऊं आपको। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ तो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नॉलेज मिली है, कुछ आपका अपग्रेड हुआ है ना वर्जन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।